गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी। कल जो स्थानांतरित कृषि थी उनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, कहाँ कहाँ पर कौन से थे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने का कष्ट करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना गया था? झूम कृषि के नाम से। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोडू के नाम से। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बालरा के नाम से। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाएगा? कुंवारी के नाम से जाना जाता है। कुछ विदेशों के नाम थे। वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? रे के नाम से। ब्राजील में रोका। मैक्सिको में मिल्पा। चलो ठीक है जी। अब इसी में थोड़ा और आगे चलेंगे। क्या आएगा कि मेथड ऑफ फार्मिंग, या हम कहें कि कृषि की पद्धतियां क्या क्या होती हैं, किस किस प्रकार से हम कृषि कर सकते हैं। कृषि की पद्धति क्या क्या हो सकती हैं। पहले नंबर पे जो कल वाली बात आ रही है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि होती क्या है? क्या होती है स्थानांतरित कृषि? जिसका नाम हम कह सकते हैं काटो, जलाओ कृषि। इसका अन्य नाम और क्या कह सकते हैं? झूम कृषि कह सकते हैं, झूम कृषि, या स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, कह सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है ये? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ये क्या होती है भाई? डेफिनेशन आपको पता लग ही गया होगा। स्थानांतरित कृषि यानी कि एक जगह पर पेड़ पौधों को जलाकर उनका क्या जो राख बनती है वो क्या करेगी? उपजाऊ होती है, यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाने का काम करती है। और तब तक वहां पर कृषि की जाती है जब तक उसमें उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। और उसके बाद में नेक्स्ट जगह पे चलेंगे और उस पर क्या कर देंगे? पेड़ पौधों को जलाएंगे और उपजाऊ शक्ति प्राप्त करेंगे और फसल दोबारा से वही 5-7 साल या 10-12 साल तक जब तक वहां पर पैदा होती रहती है। तो ये कृषि करते रहते हैं। इसमें एक क्षेत्र के पेड़ पौधों को जला दिया जाता है। जलाने के बाद राख उपजाऊ शक्ति का काम करती है। और इस क्षेत्र में जब तक या यह क्षेत्र जब तक उपजाऊ होता है तब तक यहां कृषि की जाती है। और यह क्षेत्र जब तक उपजाऊ होता है तब तक कृषि की जाती है। तब तक कृषि की जाती है।
बस बहुत सिंपल सी बात है। जिसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के नाम से, जो अलग अलग अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट में कुंवारी के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोड्डू के नाम से, झारखंड में कुरुआ के नाम से इसे जाना जाता है। बस यही है कि काटो जलाओ, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसको इंग्लिश में बात करें स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, बिल्कुल आसान सी है, सभी ने समझ लिया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट में जो कृषि आती है जिसका नाम है मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। क्या होती है मिश्रित कृषि? मिश्रित कृषि, हाँ क्या किया हो, क्या होता है इसमें, आप लोग ही बताओगे भाई। हाँ क्या होता है भाई? पशुपालन साथ में किया जाता है, या भाई एक ही खेत में 2-3 तरह की फसल बो दें उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। यह होता है क्या? कर लिया भी नोट सभी ने? नेक्स्ट टाइप आती है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। सिंपल सी बात यही रहेगी, इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, या कहें खेती प्लस पशुपालन। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी क्या होता है ये। खेती के साथ साथ में पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। आसान सी बात है और पूछा भी जाता है भी मिश्रित कृषि क्या होती है। थर्ड नंबर पे आएगी रोपण या बागवानी कृषि। ये क्या होती है अभी? रोपण या बागवानी कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग, ये क्या होती है? रोपण का मतलब क्या होता है? रोपण के मतलब से क्या जानते हो आप लोग? हाँ बोलिए। यह एक वाणिज्य कृषि का ही प्रकार है, वाणिज्य कृषि का प्रकार है। इसमें चाय, कॉफी, रबड़ और मसालों का उत्पादन किया जाता है। मसालों का उत्पादन किया जाता है। बस यही आएगा भाई। बागवानी का मतलब क्या है कि एक प्रकार से वाणिज्य का प्रकार है, और जो ये सारे के सारे चीज़ किस में होंगे भी एक प्रकार से बाग टाइप में ही होते हैं ये चीज़ें। रोपण या बागवानी कृषि। नेक्स्ट में आगे चलेंगे, एक आती है सघन कृषि। सघन कृषि, इंसेंटिव फार्मिंग, क्या होती है? सुना है नाम ने? ये नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा आपने। सघन कृषि क्या होती है ये? सघन का मतलब क्या होता है? सघन, हाँ सघन का मतलब क्या होता है? घना, मतलब संख्या में कोई लिमिट सी मात्रा आती है, जैसे ये कोई जगह है और इसमें हद से ज़्यादा चीज़ों को क्या होता है उगा दिया जाए या बढ़ दिया जाए, यही सघन होता है क्या? सघन फार्मिंग। सघन फार्मिंग भी यही होता है, यानी कि कोई एक ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर एरिया छोटा है और अत्यधिक मात्रा में
जो तकनीक है उसका यूज करके फसलों का उत्पादन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सघन कृषि कहते हैं। भी बिल्कुल आसान सी बात है, सघन कृषि यानी कि उच्च तकनीक का प्रयोग कर फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि खर्चे वाली चीजें हैं इसमें। उच्च तकनीक का उपयोग कर फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों का उत्पादन किया जाता है। कितने हो चुके हैं, कौन से नंबर की है, 4 नंबर। 5वें नंबर पे आती है फर्टिग्रेशन। फर्टिग्रेशन, ये फर्टिग्रेशन क्या होता है, क्या होता है ये फर्टिग्रेशन? फर्टिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो उर्वरक है जल के साथ घोलकर सीधा का सीधा पौधे को दे दिया जाता है। यानी कि जब हम यूरिया का छिड़काव क्या करते हैं, जल के माध्यम से भी करते हैं काफी बार, उसको क्या करते हैं, फर्टिग्रेशन कहते हैं। यानी कि पोषक तत्वों को जल में घोलकर सीधा पौधे को प्रदान करना क्या कहलाता है, फर्टिग्रेशन। ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन से ही प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से जैसे पोषक तत्वों को जल में घोलकर पौधे को प्रदान करना क्या कहलाता है। ऑप्शन भाई इसी में टाइप में से अलग अलग आ जाएंगे, फर्टिग्रेशन एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। जो ठीक है आपको पता है तो बस ठीक है, अभी बाकी गलत कौन से यून से में कोई लेना देना नहीं है। इसमें पोषक तत्वों को जल में घोलकर पौधों को प्रदान किया जाता है। पौधों को प्रदान किया जाता है। सिंपल यही लाइन आई थी एग्जाम में और ऑप्शन में फर्टिग्रेशन था और 3 ऑप्शन और मिले थे, तो फर्टिग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। सघन कृषि, मिश्रित कृषि क्या थी, मिश्रित कृषि खेती के साथ साथ में पशुपालन होता है। एक और भी आता है जो होगा फसल चक्र। ये फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, ये क्या होता है भाई? हाँ जी, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसलों को निश्चित समय के बाद में बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और इस फसल चक्र से क्या फायदा होता है भी, क्या फायदा होता है, तो वो फायदा एग्जाम में पूछा गया था भाई। उर्वरकता बनी रहती है, जिससे मृदा में उर्वरकता बनी रहती है। नॉर्मल सी बात है, अगर यही एक ही एक फसल हम बोते रहते हैं तो उससे क्या है, उर्वरता कम हो जाती है। अगर बदल बदल के बोएंगे तो क्या उर्वरता बनी रहती है। बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न है। इसमें समय के साथ साथ फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। बोया जाता है जिससे मृदा में उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, जिससे मृदा में उर्वरकता बनी रहती है।
उर्वरता बनी रहती है। ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट में आती है जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? हाँ जी, सभी के सभी फार्मर से ही रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेशन रखते हैं, नाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? बिना रसायन के कृषि करना क्या कहलाती है? जैविक कृषि कहलाती है। यानी कि एक ऐसा खेती जिसमें उर्वरता और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, उसको हम क्या कहते हैं? जैविक कृषि। तो यूज किसका करते हैं उसमें? देसी खाद का यूज किया जाता है उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैविक कृषि। ये बात नॉर्मल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। और जैविक कृषि पर आधारित पहला राज्य कौन सा था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। क्या आएगा? जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस कृषि में उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इस कृषि में उर्वरक और ये नहीं, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। जैविक कृषि पर आधारित प्रथम राज्य, पर आधारित प्रथम राज्य कौन सा है? भी प्रथम राज्य आपने नाम सुना होगा, सिक्किम। ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो कि ऑर्गेनिक जैविक कृषि पर आधारित है, तो वो कौन सा होगा? फर्स्ट यूटी, यूनियन टेरिटरी, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एग्जाम में ये पूछा जाएगा भी, लक्षद्वीप। सिक्किम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ जी, होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो यूज क्या करते हैं कि केंचुए की खाद होगी या देसी खाद होगी, उसका यूज करते हैं। जो अपने वाली यूरिया है ना, इसका यूज वहां पे नहीं किया जाता। कितने प्रकार की पत्तियां पड़ी है, मेथड पढ़े हैं 7। कौन से आते हैं? पहला तो आता है काटो और जलाओ। नेक्स्ट में कौन सी थी? मिश्रित। थर्ड नंबर पे कौन सी थी? रोपण या बागवानी कृषि। फोर्थ नंबर पे थी सघन। 5वें नंबर पे कौन सी आई थी? फर्टिग्रेशन। 6th नंबर पे कौन सी आती है? फसल चक्कर। फसल चक्कर यानी कि फसलों को एक समय के बाद में बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्कर। और 7वें नंबर पे आती है जैविक कृषि। ये 7 पद्धतियां हैं और एग्जाम में सातों की सातों डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से पूछी गई है। आसान सी है, दिखने में कितनी आसान है, लेकिन 1 नंबर का सवाल है भाई। कोई भी आसान हो, कितना भी हो चाहिए, तो नंबर तो वही नंबर ही है। 1 नंबर आपको हजारों स्टूडेंट से आगे लेके जाएगा और वही नंबर 1000 स्टूडेंट से पीछे लेके जाएगा। अब इसी में बात करेंगे, कुछ जैविक उर्वरक आते हैं, जैव उर्वरक। और ये जैव उर्वरक क्या काम करते हैं? जैव उर्वरक, पहली बात तो ये है कि जैव उर्वरक होते क्या हैं? हाँ जी,
जैव उर्वरक। ये जैव उर्वरक होते क्या हैं भाई, कोई बता सकता है इसकी शुद्ध डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ये क्या होते हैं जैव उर्वरक? जैव का मतलब क्या होता है? जैव का जीव, और उर्वरक का मतलब वही है कोई ना कोई पोषक तत्व होगा, यानी कि कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों का यूज किया जाता है जो कि फसलों के लिए लाभदायक हो। यही बात आती है कि जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक ये काम क्या करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। जैव उर्वरक वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। जैव उर्वरक वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है, इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। पहले नंबर पे आता है जैव उर्वरक नील हरित शैवाल। नाम सुना इसका? नील हरित शैवाल क्या होता है भाई? ये शैवाल नाम सुना होगा आपने, क्या होता है ये नील हरित शैवाल? क्या हो सकता है? नील हरित शैवाल और एनाविना एजोला, ये इसी का नाम है, और एजोला एनाविना। एजोला एनाविना इसका उपयोग धान की खेती में किया जाता है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया अभी, नील हरित शैवाल और एजोला एनाविना। इसका उपयोग धान की खेती में किया जाता है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर आता है एजेटोवेक्टर, यह भी एक नील हरित शैवाल है, और इसका उपयोग कौन सी फसलों में किया जाता है? सेकंड नंबर पे आएगा एजेटोवेक्टर। एजेटोवेक्टर इसका उपयोग कौन सी फसलों में किया जाता है? गेहूं, मक्का, सरसों आदि की फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? एजेटोवेक्टर एक जैव उर्वरक है। इसका उपयोग गेहूं, मक्का और सरसों आदि की फसलों में इसका यूज किया जाता है। सरसों आदि फसलों में होता है। ये दो अभी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैव उर्वरक। थर्ड नंबर पे आएगा एजोस्पिरिलम। स्पिरिलम, एजोस्पिरिलम इसका उपयोग गन्ना और मिलोट की खेती में किया जाता है। और ये मिलोट होता क्या है? इसका उपयोग गन्ना और
मिलेट की खेती में किया जाता है। इसका उपयोग गन्ना, और मिलेट की फसलों में किया जाता है। हाँ जी, ये बताइए आप लोग क्या होता है मिलेट की फसलों में किया जाता है, क्या होता है ये मिलेट? मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज में कौन सी फसलें आएंगी? चना आएगा, बाजरा आएगा, बस इन्हीं फसलों में इनका यूज किया जाता है। मिलेट मोटे अनाज की फसलों में इसका यूज किया जाता है। ये कृषि की पत्तियां और जैव उर्वरक के तीन टाइप कौन से हैं? नील हरित शैवाल और एजोला एनाविना। इसका उपयोग ये कहाँ पर किया जाता है? धान की खेती में किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है एजेटोबैक्टर। इसका उपयोग गेहूं और मक्का, सरसों आदि की फसलों में किया जाएगा। नेक्स्ट पे आता है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम भाई इनको आप जैसे तैसे करके रिलेट कर लेना, और ये एक नंबर ऐसा आएगा जो भी थोड़ा मुश्किल टाइप में है, क्योंकि इनके साइंटिफिक नेम है, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो तीन है, तीनों की तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तीनों अगर पता है, बाय चांस कोई ना कोई और नया भी पूछ ले तो क्या आ जाए भी, अटपटा ही प्रश्न आ जाए और एक अटपटा ही ऑप्शन लगे, तो उससे भी हमें अंदाजा हो जाना चाहिए भी तीन है जो हमने देखे हुए हैं। तो भाई जो चौथा आ रहा है ना ही उसका पता, जो ऊपर पूछ रखा है ना ही उसका पता, तो भाई उसका आंसर क्या होगा? वही होगा। कुछ हेल्प करते हैं लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करते। ऑप्शन भी काफ़ी बार क्या हो जाते हैं, अभी हमें 5-10% उनसे हेल्प मिल जाती है, लेकिन प्रश्न हमेशा वही ठीक होगा जो ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ी और आपको उत्तर याद हो गया ना, तो भाई 100% तो वही सही होगा। अगर ऑप्शन देखने पड़ रही है ना तो दिक्कत है भी बहुत ज़्यादा, तो उसका भाई अभी समय से सुधार कर लीजिए। नेक्स्ट में आता है कि कृषि विभाग से जुड़े या कृषि विकास से जुड़े कुछ संस्थान आएंगे। भाई कौन से आते हैं? कृषि विकास से जुड़े संस्थान। कृषि विकास से जुड़े संस्थान, ये क्या होते हैं संस्थान? संस्थान का मतलब क्या होगा? यानी कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट है और कृषि से संबंधित ही कुछ कार्य करेगा। सबसे पहले आता है FSSAI। नाम सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा। कोई ना कोई आप प्रोडक्ट खरीद लेना और उस पे इसकी मोहर मिलेगी भी आपको, अथोराइज्ड बाय FSSAI। ये FSSAI क्या चीज़ है भाई? क्या आई जाता है ये? हाँ जी, ये एक संस्था है। ये काम क्या करती है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अभी क्या आएगी, क्या आती है इसकी फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है। फिर बात आती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी एग्जाम में पूछा गया। स्थापना 2011 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अब तक इसी में जो चीज़ें लिखी है ना, उनसे 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। FSSAI इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई थी? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब बात करेंगे ये संस्था कार्य क्या करती है। ये संस्था कार्य क्या करेगी? हाँ जी, क्या कार्य कर सकती है?
इन्हीं वर्डों को देखकर आपको पता लगता होगा कि जब कोई होली या दिवाली का त्यौहार होता है तो ये बात आती है ना कि इतना टन नकली मावा पकड़ा गया। वो क्या है, वो अधिकारी इसी संस्था के आते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं कि ये सबसे पहले हम बात करें तो एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उसके अधीन यह संस्था काम करेगी और काम क्या करेगी, खाद्य सुरक्षा एवं विनिमय से संबंधित जो चीज़ें आएंगी, यानी कि खाद्य से संबंधित सुरक्षा और विनिमय का मतलब क्या होता है, उसका आदान प्रदान करने वाला, एक्सचेंज करने वाला का काम यह संस्था करती है। उसकी जिम्मेदारी रहती है कि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं मिलावट की वस्तुएं नहीं बेच सकता। छापेमारी का मुख्य रूप से यही काम आता है भाई, और इसमें हर साल पोस्ट भी आती है भाई, ज़्यादा नहीं आती, प्रत्येक साल 30 से 40 पोस्ट आती हैं। अगर आप लोग इसमें फार्म भर पाते हो और सिलेक्शन ले पाते हो तो भाई बहुत एक नंबर की जॉब है ये। हाँ जी, ज़्यादा नहीं आती। इसमें क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, किसके अधीन ये काम करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह संस्था काम करती है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा गया था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह संस्था खाद्य सुरक्षा और विनिमय का काम करती है। खाद्य सुरक्षा और विनिमय का काम करती है। ये इनके बारे में पता होना चाहिए, ये काम क्या करती है ये पता होना चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन ये बात पूछ ली गई भी, ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। और ये अपने नीचे वाली लाइन की बात करें तो सीधी देशी भाषा में भी जो छापेमारी का काम करेगी वो कौन सी संस्था करती है, FSSAI, जिसकी स्थापना 2011 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में, और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो एक संस्था आपने और सुनी होगी, ICAR। ICAR ये क्या होती है? हाँ जी, ICAR इसके बारे में बताइए भी। ICAR क्या होती है, ये फुल फॉर्म क्या बना सकते हो आप लोग इसके? हाँ, क्या क्या बना सकते हो? देसी भाषा में बना दो, क्या है, किसी ना किसी का तो कोई ना कोई नाम तो बन ही जाएगा। बना सकते हो, इतना इतना तो टैलेंट है। गलती सही क्या है भी इसका? हाँ, क्या है? इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिसर्च। चलो कुछ ना कुछ तो बना। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च, ये इसका नाम रहेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। रिसर्च हिंदी में इसका क्या नाम होगा अभी? भारतीय कृषि अनुदान संस्थान हो सकता है, भारतीय कृषि अनुदान परिषद कह सकते हैं, भारतीय कृषि अनुदान परिषद। भारतीय, इसका जिक्र पहले आया है भाई, कृषि अनुदान परिषद, इसका जिक्र पहले आया है। मेरे को कहीं ना कहीं याद आया ये चीज़, आया या नहीं आया? इसका जिक्र मृदा में आया है। हाँ जी, इसका जिक्र
मृदा में आया था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 29 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में ही है इसका हेडक्वार्टर भी। चलो ठीक है जी। स्थापना 1929। मिट्टी वाली क्या बात थी भाई? इन्होंने क्या कुछ किया था? वर्गीकरण किसने किया था? हाँ जी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। मिट्टी का वर्गीकरण इसी ने किया था क्या? मिट्टी का वर्गीकरण इसी संस्था ने किया था कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसी संस्था ने किया था क्या? तो किसने किया था? अखिल भारतीय मृदा एवं सर्वेक्षण विभाग ने, जो इसी के अंडर काम करता है, उसने क्या बताया था कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलो ठीक है, तो फिर वो तो इन्होंने बता दिया भी 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये आईसीआर क्या काम करती है भाई? हाँ जी, आईसीआर क्या काम करती है? तो अब ये क्या काम करेगी भाई? मिट्टी वाला काम तो चलो ठीक है, भी भारतीय मृदा एवं सर्वेक्षण विभाग ने हमें बता दिया था कि 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ये आईसीआर क्या काम करती है? इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। हाँ, इसका भी तो कोई ना कोई काम होगा। ये क्या काम करती है? क्या काम करती है? हाँ जी बताइए, क्या काम करेगी ये जो रिसर्च की जाती है ना, अलग अलग भी प्रकार से, कोई ना कोई कृषि में नई टेक्निक यूज किया जाए, नया या बीज का यूज किया जाए, तो उसी में ये बात आती है। यह संस्था भाई कृषि अनुदान संस्थान और शिक्षा से जुड़े मामलों में शीर्ष है। यह संस्था कृषि अनुसंधान और शिक्षा से जुड़े मामलों में शीर्ष है। शिक्षा से जुड़े मामलों में शीर्ष है। इस लाइन से मतलब क्या है भाई? अब इसके नीचे कुछ ना कुछ और काम करेंगे, इसके नीचे संस्थान काम करेंगे, इसके नीचे विश्वविद्यालय काम करेंगे भाई। इसके नीचे 97 संस्थान और 45 विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इसके अंतर्गत 97 संस्थान और 45 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। ये क्या कर रहे हैं अभी? कार्यरत हैं, यानी कि अलग अलग फील्ड में कोई ना कोई शोध कर रहे हैं, कोई बीज में सुधार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीमारी से संबंधित, खरपतवार से संबंधित, उनको छुटकारा पाने के लिए शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये चीज़ें या दोनों की दोनों ये बातें पूछी गई है। 97 संस्थान और 45 कृषि विश्वविद्यालय। अपने हरियाणा में भी एक कृषि विश्वविद्यालय हिसार वाला है, वो क्या है? इसी के अंतर्गत काम करेगा, इसी के अंडर में कार्यरत है। तो उससे पहले एक बात और भी पूछी जाती है कि जो पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था वो कौन सा बना था? हाँ जी, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय बना था? हाँ जी, ये बताइए आप। आपने नाम सुना होगा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा हो सकता है? हिसार वाला नहीं है तो उससे पहले ही बना होगा कोई ना कोई। और कौन सा बना है? गोविंद बल्लभ पंत
कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बना था? ये पंतनगर उत्तराखंड में। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है भी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब बात की जाए ये बना कब है, तो ये 1960 में बना है भाई। एग्जाम में पूछा गया पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बनाया गया था पहला कृषि विश्वविद्यालय। और यही संस्था एक बुक और लॉन्च करती है अभी। ये कौन सी बुक लॉन्च करती है? एड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बुक लॉन्च की थी इसने। और ये बुक कब लॉन्च की, ये एग्जाम में पूछा गया। बुक का नाम पूछा गया, तो इसकी बात करते हैं तो ये 1961 में पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया और उसके बाद में इन्होंने एक बुक लॉन्च कर दी थी। ये आता है आईसीआर से संबंधित। कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो चीज़ें आपने लिखी है उसी से पता लग रहा होगा भाई। ये बुक लॉन्च की थी भी, हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर बुक 1961 में जारी करी थी। किसने की थी? आईसीआर द्वारा। आईसीआर द्वारा। नेक्स्ट में एक और चीज आती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जिसका हाल फिलहाल में भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, मांग चल रही है। एमएसपी इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसका काम क्या है? एमएसपी फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1965। ये बात एग्जाम में पूछी गई है। और इसमें क्या करते हैं भी, भारत सरकार द्वारा बुआई के समय कुछ फसलों का मिनिमम मूल्य क्या कर दिया भी, निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि मान के चलिए भी, जब अब की बार जो गेहूं चल रही है, फॉर एग्जांपल भी 2000 आपसे गेहूं खरीदेंगे प्रति क्विंटल, तो ये क्या है भी, बुआई के समय ही इसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये कम से कम रहेगा। उसके अलावा प्राइवेट ये क्या कर सकते हैं भी, ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। तो इसमें क्या है भी, बुआई के समय सरकार द्वारा कुछ फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। बुआई के समय सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। और वर्तमान में सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है भाई? वर्तमान में हम बात करेंगे तो कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है? वर्तमान में सरकार द्वारा 25 फसलों पर एमएसपी कार्यरत है, या हम कहें कि भी 25 फसलों का न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा 25 फसलों का एमएसपी निर्धारित किया जाता है।
का निर्धारित किया जाता है, ये बात आती है भाई। ये कृषि और कृषि से जुड़ी जानकारी भाई आज कंप्लीट है।